राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। भारत के समान मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक सेवा देने का काम करेगी। ये सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा आसान होंगी, इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर से घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत के 99% से ज्यादा गांव में 5 किलोमीटर के अंदर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के समान मानवी को सशक्त करना है, उसको ताकतवर बनाना है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसके शुभारंभ के इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा, वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर
जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। साथियों, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, हमारा संकल्प है पारदर्शिता लाने का, हमारा संकल्प है आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। अभी अभी आईएमएफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज आप सब मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है और देश के वासियों को भी इस अनमोल सौगात के लिए, दिवाली के पूर्व इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए और आजादी के 75 साल और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अपने आप में शुभक संयोग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित हिंदी में ज्ञान की प्रकाश कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मेडिकल पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया है। इसके अलावा एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ कर ऐतिहासिक कार्य किया है। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ
आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माईगव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया। किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है, इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव के लिए, ये विषय को शुरू कर उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवराज जी और विश्वास सारंग जी को भी बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटा के मलावन में जवाहर तपीय परियोजना में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां उन्होंने परियोजना का निरीक्षण किया, जिसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाहर तपीय परियोजना का निरीक्षण करने के बाद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, थर्मल पावर प्लांट यहां के विकास को पहचान देगा। एटा नई पहचान और आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। एटा के मेडिकल कॉलेज का काम अंतिम चरण में चल रहा है। जलेसर के घंटे जब धार्मिक अनुष्ठान में बजते हैं तो हर व्यक्ति जलेसर के साथ होता है। जलेसर में राम मंदिर में लगने के लिए भव्य घंटा तैयार हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद जनपद एटा में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव में आप सबने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश के अंदर
सरकार बनाने के लिए जो अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने और जनपद को 419 करोड़ 75 लाख की इन परियोजनाओं का उपहार देने के लिए मैं आज अपने माननीय सांसद और विधायकों के साथ आपके बीच आया हूं। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं जनपद एटा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने यहां के थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास इसको एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसके लिए जहां मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, वहीं आज एटा अपनी एक नई पहचान और नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। और मैं भी देख रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने एटा के साथ इन सभी कार्यक्रमों को भी जोड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद एटा में एक भव्य घंटा बज रहा है मंदिर पे लगाने के लिए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर बज सके और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म के डंके को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम इसकी आवाज करेगी। भाइयों बहनों, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यानी 75 वर्ष की सफलता की इस कहानी के साक्षी बन रहे हैं। 75 वर्ष की यात्रा किस रूप में अनुपम है। जो ब्रिटिश कभी भारत पर शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। यानी ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। इस विश्वास के साथ कि आप सभी को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, विकास के लिए पैसा कहीं बाधक नहीं बनेगा। पैसे की कोई कमी विकास के कार्यों के लिए नहीं होगी। विकास के कार्य भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हर युवा, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला
और समाज के प्रत्येक तबके को हम विकास की योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने के लिए पूरा एटावासियों का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद उन्हें सोमवार को सीबीआई गिरफ्तार करेगी। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में सिसोदिया और आप के अन्य पदाधिकारियों की जांच की जा रही है। पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया जी को हिरासत में ले लिया जाएगा और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आपने कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार इसलिए किया जाएगा ताकि वह गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार में हिस्सा न ले सकें। वहीं सिसोदिया ने भी रविवार को ट्वीट पर दावा किया कि उन्हें सीबीआई ने सोमवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। उन्होंने जांच एजेंसियों को अपना सहयोग देने का वादा किया है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक नोटिस आया है। कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल जब मनीष सिसोदिया जी सीबीआई जाएंगे तो उनको वहां पर सीबीआई में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ का घोटाला किया है। वो कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप कहते हो कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो। आप मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर चुके, 14 घंटे तक रेड कर चुके, लेकिन आज तक सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो रेड हुई उस रेड में क्या मिला। क्या कैश मिला? क्या करोड़ों करोड़ों रुपए के नोट के बंडल मिले? क्या सोने के बिस्कुट मिले? क्या बेनामी संपत्ति के कागजात मिले? सीबीआई इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मनीष सिसोदिया जी के घर पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया जी के गांव गए देखने के लिए कि वहां पे हो सकता है उन्होंने संपत्ति इकट्ठी करी हो। पूरे गांव की एक एक जमीन छान मारी, लेकिन उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो मनीष सिसोदिया जी के बैंक के लॉकर पर रेड मारने गए और वहां पर उन्हें क्या मिला? वहां पर उन्हें झुनझुना मिला। तो सीबीआई ने इतने छापे कर लिए, रेड कर ली, लॉकर पर रेड कर ली, घर पर रेड कर ली, ऑफिस पर रेड कर ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। कल सीबीआई जब वो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि यह मामला एक्साइज पॉलिसी का नहीं है, यह मामला गुजरात चुनाव का है। और यह मामला गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का है। आज गुजरात में जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तो आज पूरे गुजरात के लोग देख रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये लोग देख रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया जी नॉर्थ गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकालते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे दिखाने लग जाती हैं कि उन एरियाज में आम आदमी पार्टी का ग्राफ स्पीड से बढ़ने लग गया और वहां की सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ रही। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार करने से रोका जाए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर आपने कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो गुजरात की जनता, जो आज आम आदमी पार्टी को हो सकता है 30%, 35% वोट डालने वाली हो, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गुजरात में एकदम से उठेगा, क्योंकि गुजरात के लोग इस सारी कवायद को देख रहे हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी के इतिहास और विचारधारा को रखा। मंच से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 50 के दशक से जिस विचारधारा पर चली, आज भी उस पर चल रही है। जेपी नड्डा ने कहा, हमने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पीएम की आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली वालों को नहीं लेने दिया है। कोरोना में दूसरी पार्टियां आइसोलेशन में चली गई, लेकिन भाजपा ने जन सेवा की। आज हम कोरोना से बिना डरे यहाँ इसलिए आए हैं कि 2 टीके मोदी जी ने हमें दिए हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से ये पंच परमेश्वर में आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए एक संकल्प लेने के लिए यहां एकत्र आए हैं, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं। और साथ ही साथ आगे आप नई मंजिलें और नई राहों को आप पूरी ताकत से हासिल करेंगे, इस बात का आह्वान भी करता हूं। अपने आप को बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली पार्टियां भी ये रामलीला मैदान को भरने से घबराती हैं, कतराती हैं। यहां वो जनसभा भी नहीं कर पाती हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इस मैदान में होता है, पता ही नहीं लगता कि ये सभा है कि सम्मेलन है। हमें ये ध्यान में रखना है, हम एक वैचारिक पार्टी है, हम एक काडर बेस्ड पार्टी है। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा तो हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। ये ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में ये कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। इस यात्रा को हमने शुरू की, हमने एक नहीं अनेकों यात्राएं निकाली। जनादेश यात्रा से एकता यात्रा, यात्राओं की श्रृंखला लगाई, लेकिन हमने धारा 370 को छोड़ा नहीं। हमने कहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। और वो 1951 की यात्रा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में बलिदान दिया, उसको याद रखते हुए
2019 में एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान करके दिखाया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी सरकारें प्रदेश में आई तो हमने अंत्योदय लिया। अंत व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का जो पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता हम करेंगे। हमने सोशलिज्म का नारा नहीं दिया, हमने कम्युनिज्म का नारा नहीं दिया, लेकिन गरीब के लिए समर्पित होकर के खड़े होने का संकल्प लिया। और आज मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको सच्चा करके दिखाया है और उसको पूरा किया है। ये भी हमको ध्यान में रखना। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारा सिर्फ राजनीतिक चेहरा ही नहीं है, हमारा सामाजिक चेहरा भी है। कोरोना के दौरान सारी पार्टियां लुप्त हो गई, आइसोलेशन में चली गई, आईसीयू में पहुंच गई, कोई दिखने को नहीं मिलता था। नेता भी ट्विटर पर मिलते थे या वीसी करते हुए मिलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए मोदी जी के आह्वान पर, सेवा ही संगठन के नाम पर लाखों लोगों ने जनता की सेवा की और उनकी चिंता की। आयुष्मान भारत, हमने 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के लिए सालाना उनके लिए हेल्थ कवर देने का निश्चय किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों तक ये दिया गया। 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का फायदा नहीं लेने दिया है, नहीं लेने दिया। यह है इनकी क्रांतिकारी नीतियां जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अंत में मेरा आपको आह्वान है, मेरा आपको निवेदन है, आप जाइए, घर घर जाइए, हमारे दिल्ली की जनता के साथ मिलिए, हमारे पैम्फलेट को लेके जाइए, बताइए कि शराब को बंदी करने वाले और शराब को रोकने वाले शराब घोटाला कैसे करते हैं और आम आदमी को शराब मुहैया करा करके समाज में कितनी गड़बड़ी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटाले के बारे में जन जन को बताइए। और मेरा आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम सही मायने में लगे हैं, उस पर हम जुट जाएं। यही मैं आपको निवेदन करने आए हैं। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। 75 डिजिटल बैंक इकाइयां राष्ट्र को समर्पित। पीएम मोदी बोले, देश में तेजी से आगे बढ़ रहा ई-कोर्ट मिशन। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक सरकार SC/ST विरोधी है। साइबर धोखाधड़ी में नौसेना अधिकारी को क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए का नुकसान। सिद्धरमैया ने कहा, पीएम मोदी ने 40% कमीशन के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सीबीआई कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से करेगी पूछताछ, समन किया गया जारी। भारत जोड़ो यात्रा में करंट की चपेट में आए पद यात्रा में शामिल 4 कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एटा से मिलेगी देश को बिजली, मार्च 2023 तक पहली यूनिट होगी चालू। एम्स में अब प्रमोशन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, 1 नवंबर से लागू होगी EHRMS व्यवस्था। पृथ्वीराज सुकुमारन की अपकमिंग फिल्म सालार से फर्स्ट लुक रिवील हो गया है। प्रभास स्टारर सालार के लिए फैंस काफी एक्साइटेड। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम